पूर्व कौन सी शिक्षा आयोग और समितियों का गठन हुआ जिन्होंने भारतीय शिक्षा की दशा एवं दिशा तय की, उनकी संस्कृतियों का, उनकी रिकमेंडेशंस का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, और कुछ संस्कृतियां वाकई इस तरीके की रही जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला रखी। ये सब स्वतंत्रता से पूर्व जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उनके एक विशेष सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्रता के पश्चात हमने हमारी सामाजिक राजनीतिक स्थिति में काफी बदलाव होता है। शुरुआत में हमने सबसे पहले जो राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया वो उच्चतर शिक्षा सेवा के लिए किया, उच्चतर शिक्षा के लिए के संदर्भ में किया। उसके बाद हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में 52 में लेकर आए। ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, लेकिन एक बृहद स्तर पर जिसमें शिक्षा के सभी संस्तरों के बारे में रिकमेंडेशंस की जाए, जिसमें ये बताया जाए कि पूरा ओवरऑल सिनेरियो क्या है हमारे एजुकेशन का, हमारे क्या क्या लूप होल्स हैं, हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस पर वो कहाँ तक फुलफिल होता है, और सोशल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें किन चीजों की किन वैल्यूज को प्रमोट करने की जरूरत है। इन सब का अध्ययन करने के लिए 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आयोग का गठन किया जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ये 1964 में इसका गठन हुआ। 1966 में इसने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत की। कोठारी आयोग एक 17 सदस्यीय आयोग था। इसके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये भारतीय आयोग था। जैसे वुड्स डिस्पैच को हम कहते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग, इसका नाम हम देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसका दूसरा नाम हम देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इन 17 सदस्यों में सभी भारतीय ना होकर हमने कुछ ऐसे सदस्यों को भी इंक्लूड किया जो कि विभिन्न देशों के अपने अपने जाने माने शिक्षा विशारद थे, शिक्षा शास्त्री थे। तो हमने न केवल नेशनल लेवल पर लोगों से रिकमेंडेशंस ली, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस शिक्षा आयोग के गठन के समय रिकमेंडेशंस में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। लगभग 9,000 लोग ऐसे थे उस समय देश में जिनको इंटरव्यू किया गया, जो कि एजुकेशन के बारे में जानकारी रखते थे। ऐसे पुरुष और महिलाएं जो एजुकेशन के बारे में अपनी न केवल जानकारी रखते थे बल्कि उसमें कुछ योगदान देने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सब के इंटरव्यू के बेसिस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों को लेकर बात की गई, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा हो, या फिर वो शिक्षक प्रशिक्षण हो। तो अगर हम कहें कि वुड्स डिस्पैच के बाद में अगर कोई एक बहुत बड़ा कमीशन जिसने बहुत बड़े स्तर पर अपनी संस्तुतियां दी और जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में पड़ा शिक्षा व्यवस्था पर, तो वो कोठारी आयोग था। अगर हम कोठारी आयोग को एक मोटे तौर पे इसकी कुल जो है चैप्टर्स जो है 19 चैप्टर्स हैं जिसपे इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन अगर हम कैटेगराइज करें तो कुल 7-8 ऐसे एरियाज हम की एरियाज निकाल सकते हैं जिनके ऊपर इनकी रिकमेंडेशन खास तौर से प्रभावी रहे। अगर हम मान लें कि कोठारी कमीशन है, और अगर हम एरियाज को डिफाइन करें तो सबसे पहले जो इन्होंने इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। बाद में हम हर चीज को, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य है, इसको एलैबोरेट करेंगे। अभी आप एक मोटा मोटा सा चार्ट जैसा बना लें जिससे आपको याद रहे कि आपको समझना क्या है इस चैप्टर। पहली बात कि राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। दूसरी जो संस्तुतियां थी वो उन्होंने शिक्षा की संरचना को लेकर दी। इस तरीके की डिबेट्स काफी समय से चलती आ रही थी कि शिक्षा की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए। 10+2+2 का मॉडल दिया गया,
10+2+3 का मॉडल दिया गया, 8+ करके भी कुछ इस तरह की अलग अलग संस्कृतियां आती रही, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन शिक्षा की संरचना को लेकर क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट एरिया हम कहें तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर हम कोठारी कमीशन का देखें तो वो टीचर्स की स्थिति को लेकर है। शिक्षकों की क्या स्थिति है, इस पर इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दी और उनकी स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इसी से मिलता जुलता कि शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, उसको हम स्टडी करेंगे। भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं तो कुछ अंडर प्रिविलेज्ड हैं, कुछ सामान्य जीवन स्तर जीते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की योग्यता रखती है। तो अगर हमें अपने नागरिकों का, अपने समस्त नागरिकों का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास करना है तो हमें उन्हें एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करानी होगी। तो इसीलिए जो फिफ्थ इन्होंने कैटेगराइज हम करें इनकी रिकमेंडेशन को तो हम कर सकते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। इसके बाद छठी कैटेगरी में हम रखेंगे विद्यालयी शिक्षा। स्कूल एजुकेशन को लेकर इन्होंने काफी रिकमेंडेशंस दी हैं। वो रिकमेंडेशन क्या थी, इसको हम विद्यालयी शिक्षा के संबंध में इनकी संस्तुतियां हैं उसको अलग से स्टडी करेंगे। विद्यालयी शिक्षा सेवेंथ हम कहेंगे कि इन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव के कई सुझाव दिए। पाठ्यक्रम में सुधार। और लास्ट जो संस्तुतियां आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे हम रखेंगे जो इन्होंने शिक्षण विधियों निर्देशन और मूल्यांकन के संदर्भ में। तो ये कुल हम 8 एरियाज कवर करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में इनकी संस्तुतियां, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षक अवसरों की समानता के संदर्भ में इनकी संस्तुतियां, स्कूल एजुकेशन के, करिकुलम के और शिक्षण विधियों, निर्देशों एवं मूल्यांकन के संबंध में इन्होंने अलग अलग जो संस्तुतियां दी हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों की। राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हम फिर से उस समय के भारत की परिस्थितियों के पर एक ओवरलुक करेंगे, एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। ये आयोग हमारा आता है 1964 में। इससे जस्ट पहले 1962 में एक इंपॉर्टेंट वॉर इंडिया लड़ता है, भारत चीन युद्ध। अब आप कल्पना कीजिए एक देश की जो कि विकासशील है, अभी अभी आजादी प्राप्त की है और तुरंत ही उसका एक महाशक्ति से सामना होता है जिसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। उस समय देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव रहा होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
कोठारी कमीशन ने समझा कि शिक्षा का जो राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा हो वो इस तरीके की हो जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। तो पहला राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने दिया उत्पादन में वृद्धि। देश भूखमरी से जूझ रहा है तो उत्पादन में वृद्धि किस चीज की? कृषि। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कोठारी कमीशन ने जिस पे अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका वोकेशनलाइजेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा का आगमन वहां से शुरू कर देना चाहिए। तो उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, तो कृषि शिक्षा पर जोर। इसके अलावा अलग अलग व्यवसाय में पारंगित होने के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में व्यावसायिक विषयों का समावेशन होना चाहिए। क्लियर? तो पहला उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि रहा। उत्पादन में वृद्धि के लिए एक तो एग्रीकल्चर पर खास जोर, एग्रीकल्चरल एजुकेशन पे, और इसमें मीडियम बनाया गया सेकेंडरी एजुकेशन को और कहा गया कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है वो सेकेंडरी लेवल पर हमें शिक्षा में इंट्रोड्यूस करनी। वो हम बात करते हैं दूसरा। आजादी के समय से ही भारत की जो धार्मिक और सांप्रदायिक स्थिति थी वो काफी गड़बड़ा गई थी। उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे। तो सोशल हार्मनी को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। तो कोठारी कमीशन ने जो सेकंड ऑब्जेक्टिव बनाया एजुकेशन का वो राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता में वृद्धि। शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने इंक्लूजन क्या किया कि शिक्षा के द्वारा ये कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका सम्मान हम शिक्षा के द्वारा कराते हैं। राष्ट्रीय उत्सव है उनको सेलिब्रेट कराना एजुकेशन से, और कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कराना जिससे कि जो सांप्रदायिकता है उसका ह्रास हो और लोग एक दूसरे के करीब आए, उनमें लिबरल वैल्यूज का उदय हो सके। तो राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता में वृद्धि कराना। इसके लिए इन्होंने एक इम्पोर्टेंट जो वो दिया था, सजेशन दिया था। इन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा जो विषय है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। क्लियर? अब हम थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। फिर से इसी से मिलता जुलता है कि प्रजातंत्र।
प्रजातंत्र की स्थापना यानी एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। दोनों काफी मिलते जुलते हैं अगर आपके प्रजातंत्र, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। राष्ट्रीय एकता तो एक खास तरीके का इमोशन है, लेकिन प्रजातंत्र की शिक्षा के लिए कुछ अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है। प्रजातंत्र की शिक्षा आपकी तब पूरी मानी जाती है जब आपको अपने मूल अधिकार, नागरिक कर्तव्य एवं संविधान जिन पर हमारा डेमोक्रेसी डिपेंड करती है, संविधान के मूल सिद्धांतों का ज्ञान हो। मूल सिद्धांतों की शिक्षा अनिवार्य होगी। मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे डेमोक्रेटिक कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। एक यहाँ पर इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन हम इसमें यहाँ पर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इन्होंने ये कहा कि सामाजिक समरसता में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था उस समय लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी कि मतलब हिंदी भाषा को प्रमोट करने के चक्कर में हमारी सामाजिक समरसता भंग हो रही थी। कुछ स्टेट ये मान रहे थे कि केवल हिंदी को ही क्यों प्रमोट किया जा रहा है, हमारी मातृभाषा को क्यों नहीं। तो इन्होंने इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि इसको वृद्धि करने के लिए मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीन के बाद चौथा इनका उद्देश्य था मॉडर्नाइजेशन। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत अपनी विरासत को पसंद करता है, भारत एक ट्रेडिशनल टाइप की कंट्री है। उस ट्रेडिशनल कंट्री को मॉडर्न बनाए जाने के लिए एक ही हथियार हमारे पास है, वो है शिक्षा। आधुनिकीकरण से क्या अर्थ है? आधुनिकीकरण से अर्थ है कि आप आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक विचारधारा, आधुनिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा। नेक्स्ट इन्होंने कहा आधुनिकीकरण में विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्ययन, मतलब विज्ञान का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा में जो है एक इम्पोर्टेंट इन्होंने एस्पेक्ट दिया। ये पहली बार ऐसा था कि किसी एजुकेशन कमीशन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया जवाहरलाल नेहरू के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। इसके बाद इस कमीशन में इसकी बात की गई, जिसको हम कहते हैं, एक खास टर्म है वैज्ञानिक अभिवृत्ति। आधुनिकीकरण के लिए ये आवश्यक है कि आप न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, नए इक्विपमेंट्स का प्रयोग करें, उन सब का प्रयोग करते हुए भी, नए तरीके के कपड़े पहनते हुए, नए तरीके की लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हुए भी आप में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का लोप हो सकता है, आप में नहीं हो सकता है आप बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक, बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक हो। तो आप चाहे वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कर रहे हो अथवा ना कर रहे हो, लेकिन वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास आप में हो, इसकी चिंता किसको करनी है? शिक्षा को करनी है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति से मतलब है कि जब भी कोई चीज आपके सामने, कोई समस्या आपके सामने आती है, तो उसके पक्ष विपक्ष और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना, ना कि किसी का अंधानुकरण करना। तो आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण पहलू जो था वो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का था। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा में नई प्रौद्योगिकी
के उपयोग और के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की। आधुनिकीकरण के बाद में लास्ट रिकमेंडेशन इनकी जो है वो चारित्रिक विकास के लिए। हमें सब कुछ है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डेमोक्रेटिक भी हैं, मगर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए आपके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज का, कुछ नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना आवश्यक है। तो चारित्रिक विकास के लिए सामाजिक मूल्य, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक इनके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। अब सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए आप उनसे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क करा सकते हैं। नैतिक, उसके लिए नैतिक शिक्षा की उन्होंने अवधारणा दी। आध्यात्मिक, नैतिक आध्यात्मिक दोनों के लिए नैतिक शिक्षा की बात की है। प्राइमरी एजुकेशन में हम कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उनके उसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये दी है कि प्राइमरी लेवल पर रोचक कहानियों के द्वारा इन मूल्यों का विकास किया जाएगा। जबकि माध्यमिक स्तर पर हम उनसे कुछ ऐसे एक्टिविटीज कराएंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएंगे जिसके द्वारा उनमें सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा। लेकिन चूंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा शायद उतना कैपेबल ना हो, उसके लिए सबसे इफेक्टिव माध्यम उन्होंने बताया कि उसको कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जाएं जिसके द्वारा उसमें सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना जागृत हो और वो उनकी तरफ आकर्षित। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि कोठारी कमीशन के आधार पर उन्होंने कौन कौन से उद्देश्य शिक्षा के निर्धारित किए हैं, उसको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो प्रोडक्शन की बात की कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दूसरी बात उन्होंने की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। ये जो बार बार आवाजें उठ रही थी कि हमें अलग पंजाब चाहिए या अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठ रही थी, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए जरूरी था उस समय कि नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके बाद आधुनिकीकरण यानी वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास किया जाए और फाइनली चरित्र का विकास किया जाए। उत्पादन में वृद्धि, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का उदय, साइंटिफिक एटीट्यूड का उदय और उसके बाद ओवरऑल आपकी चरित्र का विकास हो। तो ये हमने पहला जो एरिया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, उसका अध्ययन किया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि इन्होंने शिक्षा की जो संस्तर थे, पहली बात उद्देश्य और दूसरी बात शिक्षा की संरचना। इस कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको माना भी गया है और हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो इस पर आधारित भी है। तो शिक्षा की संरचना के बारे में इन्होंने 10+2+3 इस स्ट्रक्चर की बात की। 10 का मतलब है आपको 10 साल के लिए सामान्य शिक्षा दी जाएगी। 10 साल यानी क्लास 10 तक जो आप स्टडी करते हैं उसको सामान्य शिक्षा की कहा है। उसके बाद आपका एक पब्लिक एग्जाम होगा। पब्लिक एग्जाम यानी सामूहिक
परीक्षण होगा। इसके बाद +2 यानी 12th 2 साल, उसके बाद 2 साल के लिए फिर से शिक्षा दी जाएगी और फिर से एक पब्लिक एग्जाम होगा। इसके बाद पहला जो डिग्री होगी वो आपकी 3 साल की होगी। 3 वर्ष के बाद में आपको फर्स्ट डिग्री या उपाधि प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर डीएलएड की डीएलएड सॉरी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं डीएलएड के बाद में आप जो टेट और सुपर टेट देते हैं, उस पे अक्सर ये पूछा जाता है कि 10+2+3 की जो संरचना है, शिक्षा की संरचना, वो किसके द्वारा दी गई है। तो 10+2+3 की जो संरचना है वो कोठारी कमीशन ने दी है, जिसमें 10 साल की सामान्य शिक्षा, 2 साल की सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, और 3 साल की उच्चतर शिक्षा की पहली डिग्री, ये प्रदान करने की बात। इसके अलावा प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा है, इस 10 ईयर एजुकेशन से पहले 3 साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की रिकमेंडेशन भी कोठारी आयोग ने की। ठीक, तो ये स्टेप भी क्लियर। सबसे पहले हमने उद्देश्यों की बात की थी, 5 उद्देश्य बताए, फिर हमने शिक्षा की संरचना की बात की, 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम और 3 साल का प्री प्राइमरी एजुकेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में है, स्कूल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं विद्यालय संकुल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। यस मैम, आ रही है, सब क्लियर आ रहा है? ओके। विद्यालय संकुल का जो सुझाव था वो भी कोठारी कमीशन का एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, और इस पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का सुझाव कौन से आयोग के द्वारा दिया गया है। तो कोठारी कमीशन के द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स का सुझाव दिया गया। अब आपको आपके दिमाग में जो पहली बात आ रही होगी, आखिर ये स्कूल कॉम्प्लेक्स भला क्या है। इनका ये कहना था कि शिक्षा के सभी स्तरों को एक साथ मिलजुल कर कोऑपरेशन के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आप ये समझिए कि ये एक समूह के रूप में हमें जो है शिक्षा का एक सिंगल प्रेमाइसिस के अंदर हमको बहुत सारे प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, फिर आपका माध्यमिक विद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय, और तकनीकी शिक्षा के विद्यालय। ये सब क्या है, एक सिंगल प्रेमाइसिस के अंदर होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय कई होंगे, आप मान के चल सकते हैं 4 से 5, माध्यमिक विद्यालय 1, प्रशिक्षण विद्यालय 1 और तकनीकी विद्यालय 1। तो इन सबको एक सिंगल प्रेमाइसिस के अंदर एक विसिनिटी में काम करना चाहिए, और सबको एक दूसरे से कोऑपरेशन के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालय जहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है वो सीधे इनसे लिंक हो या माध्यमिक से लिंक हो, और ये एक दूसरे को जो यहाँ पर सीखा जा रहा है उसको यहाँ पर लेकर आए, जो इनको ट्रेनिंग देनी है वो यहाँ पर दें, यहाँ पर दें। एक काफी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में इनके बीच में कोऑपरेशन, या अगर उस तकनीकी विद्यालय में कुछ इस तरीके की तकनीक इवॉल्व हो रही है तो उनको किस तरीके से प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया जाए। तो एक कोऑपरेटिव ढंग से एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसको हमने कहा विद्यालय संकुल
स्कूलों का निर्माण हो, जिसमें 1, 2, 3, 4 तरीके के विद्यालयों की इन्होंने संस्तुति की और इन सबको एक क्लोज कोऑपरेशन में वर्क करना चाहेंगे। तो दूसरा पॉइंट, शिक्षा की संरचना, दूसरा एरिया क्लियर। कोठारी कमीशन पहला ऐसा कमीशन हम कह सकते हैं जिन्होंने ये माना कि शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इन्होंने ही पहली बार कहा कि कोई भी समाज अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो हम किसी शिक्षक को देखकर ये समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी का क्या हाल होगा। तो यानी अगर हम शिक्षकों को ऊपर ले जाएं तो समाज के स्तर पर निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। तो इस प्रभाव का जो जब इन्होंने वर्णन किया तो इन्होंने कहा कि ये जरूरत है कि शिक्षकों की जो स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है और शिक्षकों को स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। तो अध्यापकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता बताई। तीसरा एरिया हम लेंगे कि अध्यापकों के स्थिति के संदर्भ में इनकी क्या अनुशंसाएं रही। पहली बात जो सबसे पहले आती है सैलरी को लेकर। उस समय जो शिक्षकों का वेतनमान था वो उसको कोठारी कमीशन कहता है दिस इज नॉट सफिशिएंट और उनके वेतनमान में संशोधन की जरूरत है। तो पहला काम इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि वेतनमान में संशोधन किया जाए। और दूसरी बात, हर 5 साल पर इसको रिवाइज किया जाए। हर 5 साल पे फिर देखा जाए कि ठीक है कि नहीं है, उसके बाद में 5 वर्ष में दोहराव होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए इनके। दूसरी बात, जो योग्य टीचर हैं, जो क्वालिफाइड टीचर हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, योग्यता के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक। तीसरी बात, आप टीचर को एक नॉर्मल वर्कर की तरह 8 घंटे के लिए ड्यूटी नहीं दे सकते। टीचर के जो कार्य के घंटे हैं उनको निर्धारित करने की जरूरत है। तो कार्य के जो घंटे हैं उनको निर्धारित कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उस समय भी था और आज भी है कि जो सरकारी सिस्टम है और जो गैर सरकारी सिस्टम है, दोनों में ही जो शिक्षकों की सैलरी है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप से ऐसे होंगे जहां पर गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा सैलरी मिलती होगी, लेकिन अभी भी प्राइवेट संस्थानों में शिक्षकों के वेतन जो है वो सरकारी संस्थानों में शिक्षकों के वेतन की तुलना में बहुत कम है। तो इन्होंने इस चीज को भी कहा और कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यालय के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जिस पर काम भी किया गया कि राष्ट्रीय
स्तर पर जो नेशनल लेवल पर जो है टीचर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार, इनकी शुरुआत की जानी चाहिए। एक खास बात जो कि टीचिंग प्रोफेशन के में ही पाई जाती है और किसी भी सरकारी मतलब और किसी प्रोफेशन के साथ ये छूट नहीं मिलती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी। सभी स्तरों पर ये नहीं हुआ है, मगर कुछ स्तरों पर आप देखते होंगे कि जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को राजनीति में आना चाहिए। शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्लियर? तो हमने कुल मोटे मोटे रूप में 6 रिकमेंडेशंस देखी। पहली बात तो यह है कि पे स्केल बढ़ाया जाना चाहिए और हर 5 साल में उसको रिवाइज किया जाना चाहिए। दूसरी बात, उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो निश्चित कर दिए जाने चाहिए। उनकी जो प्रमोशंस हैं वो क्वालिफिकेशन के आधार पर उनके प्रमोशन किए जाने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जो वेतन में विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने कहा जो रह गई है, अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। अध्यापिकाओं यानी फीमेल टीचर्स की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, ज्यादा की जानी चाहिए। क्लियर? नेशनल लेवल पर अवार्ड्स की घोषणा की जानी चाहिए और शिक्षकों को पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने की छूट मिलनी चाहिए। तो अब तक हमारे 3 एरियाज कवर हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले शिक्षा के जो राष्ट्रीय उद्देश्य थे, दूसरी बात शिक्षा की जो संरचना थी, और तीसरी बात अध्यापकों की जो स्थिति है उसके बारे में। अध्यापकों की स्थिति सुधारने के लिए इतना सब कुछ बता दिया गया। मैम ये जो अध्यापकों की स्थिति थी कोठारी कमीशन में, तो इसमें जो सारे पॉइंट्स दिए गए अभी भी लागू हैं ये? जो दिए गए हैं, हाँ मैम, जैसे ये 6 सरकार ने काम किया। अच्छा ये था 7 तक बताया मैंने। हाँ, क्योंकि मैम जो 6 काम हुआ कुछ पर नहीं हुआ। हाँ मैम, क्योंकि जैसे 6 पॉइंट जो था कि अध्यापकों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए, जो तो अभी है नहीं। इसलिए हमें लगा कि ये तो पूछना चाहिए, ऐसा तो है नहीं इस टाइम। नहीं, लेकिन हायर एजुकेशन में ये है। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं, वो एमएलए एमपी का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, स्थिति की बात हो गई, अब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं। अध्यापकों की स्थिति सुधारनी है तो अध्यापकों को खुद को भी सुधरना होगा। इसके लिए जरूरी है कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी। पहले इन्होंने कहा कि उनको अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराइए आप। दूसरी बात उन्होंने कही कि राष्ट्रीय आवश्यकता, जैसे हमारा एक
ढर्रा बन जाता है कि हम चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, एक ढर्रा बन जाता है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीजें नई नई इवॉल्व होती रहती हैं, नई नई शिक्षण विधियां आती रहती हैं। तो उन नई नई शिक्षण विधियों में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का आयोजन कराया जाना चाहिए। यानी शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे कीजिए नवीन शिक्षण विधियों, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि के बारे में इन्होंने बात की कि जो टीचर बनना चाहता है वो स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक, यानी ग्रेजुएशन के बाद आपको अगर बीएड करना है या बीपीसी करना है तो आप 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक जो हमारी बीएड की क्लासेस रही वो 1 साल की रही, लेकिन अभी रिसेंटली उनको भी 2 साल का किया गया है। इसके बाद ये तो बात हुई शिक्षकों की। अब जो शिक्षक प्रशिक्षण है, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक की योग्यता, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एमए यानी कि एमए हो एजुकेशन में, या इसको हमें एमए ना कहकर, हाँ इसको तो हम एमए एजुकेशन ही कहेंगे, एमए एजुकेशन, और या फिर वो किसी भी विषय में परास्नातक, किसी भी विषय में प्लस बीएड हो। ठीक, या तो एमए एजुकेशन हो अथवा एमए एमएससी और बीएड के साथ किया हो। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में 3-4 सुझाव रहे इनके। पहली बात, जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध, अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, वर्कशॉप और सेमिनार्स आयोजित किए जाने चाहिए। जो टीचर ट्रेनर है वो स्नातक के बाद उसको 2 साल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनको उसके लिए स्नातक के बाद 2 साल की प्रशिक्षण अवधि होनी चाहिए। और जो टीचर ट्रेनर है, प्राइमरी के लिए जो टीचर ट्रेनर है वो या तो एमए एजुकेशन होने चाहिए, या किसी विषय में परास्नातक हो तो उसके साथ उनको बीएड किया हुआ होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन द्वारा दी गई। इसके बाद आता है शैक्षिक अवसरों की समानता। भारत में प्रांतीय स्तर पर काफी विषमताएं हैं। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं, उसमें विषमता है। हम एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं, वहां विषमता है।
एक शहर से एक गांव की तरफ जाते हैं, वहां बहुत बड़ी विषमता है। तो इस विषमता को दूर करने के लिए और शिक्षा की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता सुलभ कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। पहली बात, जो प्रांतीय स्तर, जो एक नेशनल लेवल पर हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे प्रांतीय विषमताएं दूर की जा सके। ठीक, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी सेम रखेंगे, लेकिन आपका सिलेबस सेम होगा। आपकी स्वतंत्रता कहाँ पर होगी कि आप कौन सी बुक लेते हैं, वो आपकी मर्जी पर है, लेकिन फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि आप एनसीईआरटी द्वारा जो सजेस्टेड बुक्स है, एनसीईआरटी द्वारा जिन पुस्तकों का निर्माण किया गया है, उनके द्वारा अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करें। तो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का, समान पाठ्यक्रम का, समान पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। कुछ चीजें हम कर सकते हैं जो डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए हम पुस्तक बैंक बना सकते हैं, जिससे कि जहां से वो पुस्तक ले जाएं और पढ़ के वापस कर दें। पुस्तक बैंक बना चीज यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की, कि विकलांगों की शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान कराना। ये सारे कदम शैक्षिक अवसरों की समानता को बनाने के लिए आवश्यक है। पहला ये कि प्रांतीय असमानता अगर हमें दूर करनी है तो हमारा पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान होना चाहिए। दूसरी बात, जो अमीरी गरीबी या डिप्राइव्ड और अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए बात की, कि जो विकलांग है उनकी शिक्षा जो है उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो गरीब छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए, और पुस्तक बैंक का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे उनको भी वही अवसर प्रदान किए जा सके जो कि समृद्ध वर्ग के छात्र हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा के संबंध में जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रिकमेंडेशन थी, वो थी अपव्यय और अवरोधन। इसको हम आज भी काफी सुनते हैं। अपव्यय और अवरोधन दो टर्म है, को रोका जाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है पड़ोसी विद्यालय। पड़ोसी विद्यालय अर्थात आपके घर के जो विद्यार्थी हैं, मैम अपव्यय मतलब अपव्यय और अवरोधन, ये टर्म आपने बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे। अपव्यय का मतलब है किसी अब अवरोधन का मतलब है किसी क्लास में कोई बच्चा जो है वो उसको रोक लिया जाए, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट ना किया जाए, उसको फेल कर दिया जाए। अपव्यय का अर्थ है कि कोई बच्चा क्लास से
बाहर, इसको मैं फिर से एक बार आप लोग इसको स्टडी कीजिए। अपव्यय और अवरोधन में, एक में अपव्यय में ये होता है कि बच्चे को उसी कोई क्लास छोड़ दे के चला जाए, पढ़ाई बीच में छोड़ के चला जाए। अवरोधन का मतलब होता है कि उसको वो क्लास रिपीट कराया जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। अभी जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का भी जो प्रोग्राम चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान भी चल रहा है, उसमें भी इस बात को लेकर काफी चर्चा की जा रही है कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर किया जाए। पड़ोसी विद्यालय, पड़ोसी विद्यालय का अर्थ है कि हमको एक, इनके हिसाब से जो डेफिनेशन थी कि हमें एक विद्यालय घर से 1 से 3 मील की दूरी के बीच में स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उसको विद्यालय जाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। 1 से 3 मील का मतलब है, 1 मील जो होता है लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। 1.5 से 4.5 किलोमीटर के बीच में हमें एक स्कूल प्रोवाइड कराना है, क्योंकि अब ये डिस्टेंस घट के अब क्या रह गई है कि 2 किलोमीटर की विसिनिटी में हमको प्रोवाइड कराना है। ठीक, तो विद्यालय शिक्षा के लिए इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट सजेशन दिए। एक तो पड़ोसी विद्यालय की संकल्पना, जिस पर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पड़ोसी विद्यालय से आपका क्या अर्थ है, क्या इसकी संकल्पना कौन से आयोग के द्वारा दी गई। विद्यालय शिक्षा के बाद 7वें नंबर पर हम आते हैं पाठ्यक्रम, और उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा। चलो इसके बाद में बात करते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिया। पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित होता है? पाठ्यक्रम निर्धारित होता है कि हमारे उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उन्हीं को लेकर पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। पहली बात, प्रांतीय असमानता दूर करना है तो समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक बात। पाठ्यक्रम में सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क का समावेशन होना चाहिए, जिससे कि हम क्या सीख सकें, सोशल वैल्यूज को सीख सकें। इसको इसको अगर हम कहें कि कार्यानुभव, एवं समाज सेवा। मैम सेकंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क का समावेशन, या इसको हम लिख सकते हैं कि कार्यानुभव एवं समाज सेवा, कार्यानुभव एवं समाज सेवा का को समावेशन। पाठ्यक्रम में, कार्यानुभव एवं समाज सेवा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। ये जो आपका SUPW या सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है, या NSS है, NCC है, इनका समावेशन जो है वो इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया गया है। और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट एरिया है जिसपे शिक्षण विधियां, निर्देशन
एवं मूल्यांकन। इसके संबंध में रिकमेंडेशंस दी गई है। तो शिक्षण विधियों के बारे में इन्होंने कहा है कि जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं इसमें सुधार की आवश्यकता है। निर्देशन के संबंध में इन्होंने कहा है कि जो प्रधानाचार्य है या जो व्यवस्थापक है उसे विद्यालय का माहौल लोकतंत्रात्मक बनाना चाहिए, लोकतांत्रिक, जिसमें हर कोई अपनी बात रख सके। इवेल्युएशन के बारे में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो आजकल बहुत चर्चा में भी है, जिसको हम कहते हैं सीसीई। इनका कहना था इवेल्युएशन कोई एक एकांगी प्रक्रिया नहीं है जो कि एक टर्म के बाद में आप ले लेते हैं। इन्होंने कहा था कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन व्यापक एवं सतत होना चाहिए। ठीक, तो आपने देखा कि कोठारी कमीशन ने कितनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी और इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आज भी हम अपनी मैम ये सेकंड पॉइंट क्या लग रहा है? प्रधानाचार्य या व्यवस्थापक को विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। क्लियर? एक बार हम फिर से पूरी बात समराइज करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको फिर से एक पूरा दिमाग में खाका तैयार हो सके। हमने कोठारी कमीशन को समझा कि किन परिस्थितियों में कोठारी कमीशन शुरू होता है। देश की उस समय आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आधुनिकीकरण, शिक्षा में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना शिक्षा के द्वारा, प्रजातंत्र की स्थापना करना शिक्षा के द्वारा, प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज ये जो प्रोडक्शन की बात होती है ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा भी कही गई है। इन्होंने इसको वहां पर रिपीट किया है कि कोठारी कमीशन ने फिर से कहा कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हमने दूसरी शिक्षा के उद्देश्यों के बाद हमने बात की कि शिक्षा की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इन्होंने 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के मार्क कर लीजिए कि 10+2+3 की संरचना जो है तो कोठारी कमीशन ने दी। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इन्होंने विद्यालय संकुल या स्कूल कॉम्प्लेक्स की संकल्पना दी है। फिर शिक्षा की संरचना के बाद हमने बात की कि अध्यापकों की स्थिति, तो उन्होंने पे स्केल, रिवाइज पे स्केल बढ़ाने की, उसकी रिवीजन की बात की है, योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिए जाने की बात की है, सरकारी गैर सरकारी शिक्षकों के वेतन में जो असंगतियां हैं उनको दूर की जाने की बात की है, फीमेल टीचर्स की अपॉइंटमेंट की बात की है और नेशनल लेवल पर टीचर्स अवार्ड शुरू करने का को रिकमेंड किया है और वो उनकी रिकमेंडेशन मानी भी गई। अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में इन्होंने कहा कि अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए उनको अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वर्कशॉप और सेमिनार्स का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए जो कि स्नातक के बाद हो, और जो टीचर ट्रेनर है, प्राइमरी के जो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए जो योग्यता है वो एबे एजुकेशन अथवा किसी भी विषय में परास्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एरिया था शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता में हमने बात की
कि प्रांतीय स्तर पर असमानता दूर करने के लिए हमें यूनिफॉर्म पाठ्यक्रम, समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो वैसी जो आर्थिक स्थितियों के कारण है या विकलांगों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए, और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए, पुस्तक बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। ये इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बात की गई। उसके बाद में विद्यालयी शिक्षा पर हम लोग आए और हमने देखा कि विद्यालयी शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या को इन्होंने इंडिकेट किया और बताया कि पड़ोस में विद्यालय की संकल्पना होनी चाहिए कि 1 से 3 मील की दूरी पर एक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया जैसे कि कार्यानुभव, एनसीसी, एनएसएस, इस सारी चीजों का समावेशन होना चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। और त्रिभाषा सूत्र, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पाठ्यक्रम में आपका रह गया, उसमें इंक्लूड कर लीजिए। पाठ्यक्रम में एक उस समय बहुत जो विवाद की स्थिति बनी थी वो ये थी कि हम अपनी लैंग्वेज पढ़ें कि हम हिंदी क्यों पढ़ें, कि हम ये, तो इस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि 3 भाषाएं पढ़िए। आप आज भी 3 भाषा पढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोठारी कमीशन ने जो दिया है पाठ्यक्रम के संबंध में। त्रिभाषा सूत्र में आप कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, जो आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कुछ भी हो सकती है, प्लस आपको हिंदी पढ़नी है, प्लस आपको अंग्रेजी या कोई भी यूरोपीय भाषा, इसका अध्ययन करना है। इससे फायदा क्या होगा कि क्षेत्रीय भाषा को भी उतनी ही प्राथमिकता मिल रही है। हिंदी को इसलिए क्योंकि आपको नेशनल लेवल पर एक थ्रेड का काम करती है, हिंदी ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का उपयोग करना पड़ता है, और जब राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है तो इंग्लिश या कोई भी यूरोपीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए त्रिभाषा सूत्र कोठारी कमीशन ने दिया था, जिसको आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद शिक्षण विधियों और निर्देशन और मूल्यांकन की बात हुई। शिक्षण विधियां जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। जो विद्यालय का माहौल है वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक होना चाहिए और ये जिम्मेदारी होगी प्रिंसिपल की या मैनेजर की। और लास्ट जो मूल्यांकन है वो बहुत ही व्यापक और सतत होना चाहिए। क्लियर? ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमने कोठारी कमीशन के बारे में जाना, इनके अध्यक्ष के बारे में जाना और उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझा और इसके जो जो अनुशंसाएं थी उनको समझा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इस क्लास में जो दिक्कतें हों वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। If there is any question.